फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपके एजुकेटर सन्नू चौधरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रेप्लिकेशन के जो मोड ऑफ जो टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन है, जैसे सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव टाइप। तो मैंने बताया था कि मोस्ट कॉमन ऑफ टाइप जिस टाइप से हमारी सेल्स के अंदर रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, जिसमें एक नया डॉटर स्ट्रैंड होता है और एक आपका पेरेंटल स्ट्रैंड वहां पर आपको दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको जो न्यूक्लियस के अंदर जो आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है, तो उसके अंदर जो डीएनए है आपको वो जनरली सर्कुलर फॉर्म में मिलता है। तो हम बात करें कि जो बैक्टीरियल जीनोम होता है वो आपका सर्कुलर डीएनए या क्रोमोसोम होता है, जिसका जहां पर हमने बात की कि इसका जो जीनोम होता है वो आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देता है, जैसा कि आप यहाँ इसे देख सकते हो। फिर हम बात करें तो लगभग जो आपका यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए होता है वो आपका लगभग 4.6 मेगाबेस पर डीएनए इसके अंदर आपको न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बात करें कि यहाँ पे आप ये टर्म देख रहे हो रेप्लिकोन। रेप्लिकोन का मतलब वो होता है वो यूनिट डीएनए के जहाँ से हम रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब कि हम डीएनए पे कहीं भी जाके रेंडमली रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, बल्कि पर्टिकुलर कुछ साइट्स होती है डीएनए पे जहाँ हम रेप्लिकेशन देख सकते हैं। तो उन साइट्स को डीएनए जहाँ पर डीएनए अपन रेप्लिकेट करेंगे उनको हम प्रोकैरियोट्स के अंदर ORIC के नाम से जानते हैं, जिन्हें कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकोन। अब हम बात करें तो जो आपका ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकोन होता है, यानी कि जो साइट होती है आपके डीएनए की, वो लगभग आपकी 245 बेस पेयर की होती है। और हम यहाँ पे एक और टर्म आपको दिखाई दे रही है मोनोरेप्लिकोनिक। तो मोनोरेप्लिकोनिक का मतलब है कि जो आपका जनरली बैक्टीरियल डीएनए होता है या बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही साइट ऐसी होती है जहां से आप रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि बहुत सी फ्रिक्वेंट जगह से आपको ORIC देखने को नहीं मिलती, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मोनोरेप्लिकोनिक टाइप ऑफ रेप्लिकेशन भी यहाँ हम इसे कह सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप क्या देखोगे कि आपको बहुत सी जगह पे क्या दिखाई दे सकती है। अगर हमें यूकैरियोटिक की बात करूं तो यूकैरियोटिक के अंदर जो जीनोम होता है या जो क्रोमोसोम या डीएनए है, वहां पर आपको कई सारी साइट्स ऐसे दिखाई देती है जहां से आप रेप्लिकेशन इनिशिएशन कर सकते हैं। तो वो वाली टर्म्स आप मल्टी रेप्लिकोनिक साइट के नाम से जानी जाएगी। लेकिन अगर आपके पर्टिकुलर पूरे जीनोम या डीएनए में सिर्फ एक ही, अगर उस डीएनए में एक ही साइट होती है आपकी रेप्लिकेशन इनिशिएट करने की, तो उसे हम कहते हैं मोनोरेप्लिकोनिक साइट। और जो बैक्टीरिया के अंदर ये मोनोरेप्लिकोनिक साइट होती है उसी को हम ORIC के नाम से जानते हैं, जहां पर आपको लगभग 245 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे मेरा ये पूरा एक बैक्टीरियल जीनोम है या फिर डीएनए है, यहाँ पर आपको ये वाला जो रीजन है जहां मैं क्या कर सकती हूँ, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकती हूँ, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको बेस का जो नंबर देखने को मिलता है वो मिलता है 245 बेस पेयर। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको कई सारी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनका फॉर्मेशन हमने अर्ली जीवन स्टेज में ही कर लिया था। अब आपको पता है कि जो रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज के अंदर होता है, तो जो जो प्रोटीन्स हमें रिक्वायर्ड होती है उनका फॉर्मेशन करना नेसेसरी होता है। अब वो कौन कौन सी प्रोटीन्स थी जिनका फॉर्मेशन हमने किया था जीवन फेज में, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेप्लिकेशन एस फेज में, बट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती हैं वो सबसे ज्यादा आपको जीवन फेज और G2 फेज के अंदर देखने को मिलती है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि वो सारी प्रोटीन्स यहाँ मेंशन की गई हैं जिनका हमें क्या होता है रेप्लिकेशन के अंदर यूज करना है, या जो आपके रेप्लिकेशन के अंदर यूज आती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ डीएनए ए प्रोटीन की। डीएनए ए प्रोटीन, फिर उसके बाद में डीएनए बी प्रोटीन, डीएनए सी प्रोटीन, एसएस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, उसके बाद में प्राइमेस, डीएनए पॉलीमरेज और टोपोआइसोमरेज। तो ये वो सारी प्रोटीन्स हैं जिनका हम क्या करेंगे, रेप्लिकेशन के अंदर यूज करने वाले हैं। और आप इनका यूटिलाइजेशन देखोगे कि कहाँ कौन कौन से स्टेप में आपको ये प्रोटीन्स काम आती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डीएनए ए प्रोटीन की, तो डीएनए ए प्रोटीन जो है आपके सबसे पहले रिक्रूट होने वाली प्रोटीन होती है, जो डीएनए पे प्रेजेंट ORIC साइट को पहचानने का काम करती है। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे मेरे पास में ये डीएनए था, इस डीएनए पे आपके जो है ORIC साइट प्रेजेंट है, ORIC, जहां से हम स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन। वहां पे आप देखोगे कि डीएनए ए प्रोटीन सबसे पहले वहां पे आके बाइंड होती है, फिर उसके बाद में ये रिक्रूट करती है आपके डीएनए सी प्रोटीन को। डीएनए सी प्रोटीन जो है ये एक्चुअल में काम करता है आपके हेलिकेज लोडर का, या डीएनए बी प्रोटीन को यहाँ पे रिक्रूट करने का काम करता है। अब जो एक्चुअल में डीएनए बी है वो एक्ट करती है हेलिकेज की तरह, यानी कि जो हेलिकेज एंजाइम है या प्रोटीन है उसको आप प्रोकैरियोट्स में देखोगे डीएनए बी के नाम से यहाँ पर वो जानी जाएगी। तो हेलिकेज डीएनए सी जो प्रोटीन होती है ये आपका क्या काम करती है, डीएनए बी प्रोटीन को यहाँ पे रिक्रूट करने का काम करती है। कहाँ पर, ORIC पर, जहां से हमें रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है।
फिर आप क्या देखोगे कि डीएनए बी प्रोटीन का काम क्या है, ये एक हेलिकेज प्रोटीन है और हेलिकेज का जो काम होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने का काम करता है। मतलब जहां इसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाई देते हैं वहां से ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट कर देने का काम करती है। अब आपको जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो आपका डीएनए है, डीएनए स्ट्रैंड जनरली आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग करके, मतलब दोनों यहाँ जो इस स्ट्रैंड के बेस है वो इस स्ट्रैंड में प्रेजेंट बेस के साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन बेस पेयरिंग करता है, जिसके थ्रू दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हेलिकेज यहाँ पे आता है और इसको क्या करेगा, यहाँ से कट कर देगा, जिसके बाद में यहाँ ये दोनों स्ट्रैंड यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। फिर इसके बाद में मैं बात करूं तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हेलिकेज एंजाइम आपका ये जनरली क्या करता है, आपके डीएनए को अनजिप करने का काम करता है, मतलब उसे यहाँ से खोलने का काम करता है। फिर उसके बाद में हम बात करें एसिड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करती है कि जैसे अभी आपने देखा कि ये जो आपका डीएनए था, ये जो आपका डीएनए था, अब ये डीएनए क्या होगा, जैसे यहाँ से हमने देखा कि ये ऐसे ओपन हो चुका है, तो ओपन होने के बाद में ये डीएनए वापस से बाउंड नहीं हो जाए, क्योंकि जैसे रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स वापस पेयरिंग कर लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स वापस इनके बीच में ना बन जाए, इसलिए आपकी यहाँ पर आ जाती है एसएसबी प्रोटीन, यानी कि जहां जहां सिंगल स्ट्रैंड हो चुका है वहां वहां आपकी कौन आके बाइंड हो जाएगी, यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन। तो मतलब ये कहाँ बाइंड हो गई आपके, ये क्या हो गई आपकी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही ये यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड होती है तो ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अब आपस में वापस से इनके बीच में हाइड्रोजन पेयरिंग नहीं होती और ये कैसे रहते हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूं कि प्राइमेज की, तो प्राइमेज जो यहाँ पर कहलाएगा आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर वो कहलाता है डीएनए जी। प्राइमेज में क्या होता है कि जब हम इनिशिएट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन तो यहाँ पर हमें कुछ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के लगभग जैसे मैं बात करूं 15 न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए यहाँ पर हमें ऐड करने होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, आपके प्राइमेज कहलाते हैं। यानी इनिशिएशन के लिए हमें कुछ शॉर्ट आरएनए के न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड करने होंगे, जो आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से यहाँ ऐड होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमेज कहते हैं। फिर मैं बात करूं डीएनए पॉलीमरेज की, तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर मेन एंजाइम होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है, जिसके पास में रेप्लिकेटिव या पॉलीमरेज सिंथेसिस एक्टिविटीज होती है, जिसके थ्रू वो टेम्पलेट स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करते हुए उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है उसके साथ में उसको रिक्रूट करता है और साथ ही साथ उसके साथ में उसकी बेस पेयरिंग करवाता जाता है। तो ऐसे एक टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आपको नए डॉटर स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता हुआ वहां पर दिखाई देता है। फिर मैं बात करूं टोपोआइसोमरेज की, तो टोपोआइसोमरेज जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके डीएनए स्ट्रैंड के अंदर निक करने का काम करते हैं। निक मतलब ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं। जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम है उसका यहाँ पर नाम है गायरेज। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने देखा कि जो प्रोटीन्स होती है जैसे डीएनए ए, डीएनए बी, सी, फिर उसके बाद में सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी प्रोटीन आ गई, फिर उसके बाद में प्राइमेज, आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज, और फाइनली एक एंजाइम आपका टोपोआइसोमरेज, जिनका नाम क्या है आपके गायरेज। तो ये सारी प्रोटीन्स है जो आपको डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि प्रोकैरियोट्स में जब हम डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं तो आपको ये सारी प्रोटीन्स वहां देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो देखो आपको मैं डीएनए पॉलीमरेज की जो है वो टाइप्स बता देती हूँ। जनरली डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं आपके इन प्रोकैरियोट्स जो होते हैं आपके कितने टाइप के होते हैं, ये 5 टाइप्स के आपके डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, जिसमें अगर मैं फर्स्ट बात करूं तो वो हो जाता है आपका डीएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा आ गया आपका डीएनए पॉलीमरेज 2, फिर आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज 3, एक आ गया आपका डीएनए पॉलीमरेज 4 और एक आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज 5। अगर हम बात करें तो जो आपका मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है यहाँ इसके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है आपका, ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम की तरह काम करता है।
मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान आप न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस देखोगे वो इसी की एक्टिविटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, जिसके थ्रू आप देखते हो तो डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन करवाने का जो काम होता है वो आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा होता है। फिर मैं बात करूं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की, तो ये आपके डीएनए रिपेयर या फिर गैप फिलिंग वगैरह में काम आते हैं, जबकि ये डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 ये आपके वाई फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये भी जनरली आपके जो बाईपास आपके इसके न्यूक्लियोटाइड की जो होती है मशीनरी यूज की जाती है रेप्लिकेशन के अंदर, जहां पर कोई डैमेज न्यूक्लियोटाइड हो गया है तो उसको रिपेयर किया जाता है बाईपास के थ्रू, तो वहां पे आपके डीएनए पॉलीमरेज 4 और डीएनए पॉलीमरेज 5 काम आते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर डीएनए के प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर जो मेन आपके 3 एंजाइम्स हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो इनका हम मैं आपको इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन बता देती हूँ कि इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, इनके बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं और क्यों आपने डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम कहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज के अंदर जो सब यूनिट्स होती है यानी कितनी सब यूनिट से आपका डीएनए पॉलीमरेज मिलके बने होते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज 1 और सेकंड दोनों आपके सिंगल सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, जबकि आपके डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के अंदर आपको 10 सब यूनिट देखने तो अगर हम बात करें कि आपको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बीच में सब यूनिट जो होती है वो डीएनए पॉलीमरेज के अंदर 1, इसके अंदर भी 1 और यहाँ पर आपको लगभग 10 सब यूनिट्स मिलके क्या करती है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का फॉर्मेशन करती है, यानी कि वो मोनो सब यूनिट उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी, जबकि इसके अंदर आपको लगभग 10 सब यूनिट, यानी ये क्या हो गया एक हेटेरो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। तो फिर दूसरी हम बात करें कि इसके अंदर 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस जो एक्टिविटी होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है और इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है और इसके अंदर भी आपको देखने को मिलती है। फिर मैं बात करूं कि जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, तो ये जो वाली एक्टिविटी है ये आपको सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में देखने को मिलती है, जबकि ये एक्टिविटी ना सेकंड के पास में होती है और ना ही आपको ये थर्ड के पास में देखने को मिलती है। फिर हम बात करें 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज सिंथेसिस की एक्टिविटी, तो ये आपको यहाँ भी देखने को मिलती है, यहाँ भी देखने को मिलती है और यहाँ भी देखने को मिलती है। फिर मैं बात करूं जो पॉलीमराइजेशन रेट होती है यानी कि किस रेट से ये डीएनए पे पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये लगभग आपके 20 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है, ये लगभग आपके 40 न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं, जबकि ये आपके 1000 के समथिंग न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं कि प्रोसेसिबिलिटी रेट यानी कि ये इसकी प्रोसेसिबिलिटी रेट कितनी होती है, तो इसके लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड होती है। फिर इसकी अगर हम बात करें तो इसकी 5000 न्यूक्लियोटाइड के आसपास होती है और इसकी लगभग आपकी 1500 न्यूक्लियोटाइड होती है। फिर मैं बात करूं फंक्शन की, तो अभी मैंने बात की थी जैसे कि इसका जो मेन फंक्शन होता है एक तो आपके प्राइमर रिमूवल का काम करता है, दूसरी बात ये आपकी गैप फिलिंग में काम आता है, तीसरी आपके डीएनए रिपेयर के अंदर काम आता है। फिर मैं बात करूं डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के फंक्शन की, तो ये भी आपके डीएनए रिपेयर और गैप फिलिंग के अंदर काम आता है और ये आपका हो गया मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम। तो ये आपने देखा कि डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं आपके उनके अंदर मेजर डिफरेंस क्या क्या होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग सभी चीजें आपको सिमिलर दिखाई दे रही है, लेकिन एक तो आपको प्रोसेसिविटी रेट, दूसरी आपको जो डिफरेंस अगर हम बात करें एक जो आपकी ये यूनिट होती है 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यहाँ पर आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है कि एक तो एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, दूसरी एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ दे देती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए एक्सोन्यूक्लियस एक होता है आपका एक्सोन्यूक्लियस और एक सुना है आपने एंडोन्यूक्लियस।
ये ऐसे दो एंजाइम्स हैं जो आपके जेनेटिक मटेरियल पर एक्ट करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आपके जेनेटिक मटेरियल को एंड से कट कर सकता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है आपको वो इसको आपके बीच से कट कर सकता है। अब हमने बात की ये किस पे काम करते हैं, आपके एक्ट ऑन जेनेटिक मटेरियल। ये कट करता है आपके इंटरनली और ये करता है आपका एक्सटर्नली, या फिर मैं बात करूं ऑन द एंड्स। तो जैसे आपका ये होता है डीएनए के अंदर, हमने देखा था पोलरिटी प्रेजेंट होती है, एक 5 to 3 प्राइम और एक होता है आपका 3 to 5 प्राइम। तो जो एक हम बात करें, एक तो होती है आपके पास में 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस, यानी कि जैसे आपका यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, जैसे मैं बात करूँ इस स्टैंड की, तो यहाँ पे जैसे हम डीएनए सिंथेसिस कर रहे हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे 5 प्राइम, सॉरी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका 5 प्राइम हो जाएगा। एक सेकेंड, जैसे हम यहाँ पे इस स्टैंड में मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे डीएनए स्टैंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 प्राइम पे क्या हो रहा है आपका, 5 प्राइम से 3 प्राइम आपका क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि किसी के पास में 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है और जो दूसरा वाला है उसके पास में भी आपके पास में 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस है, यानी कि ये जो आपका डीएनए से सिंथेसिस हो रहा है तो यहाँ पे 3 to 5 मतलब पीछे बैकवर्ड इनके पास में क्या होती है, अगर गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो उसको कट करके ये क्या कर सकते हैं, सही न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो 5 to 3 न्यूक्लियोटाइड वाली जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, यानी कि 5 प्राइम से क्या करना, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को कट करना, तो ये वाली एक्टिविटी सिर्फ किसके पास में होती है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में होती है, जिसके थ्रू हम प्राइमर रिमूवल का काम करते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज, तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है आपका, इसके पास में जो 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, ये एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है जिसके द्वारा हम प्राइमर रिमूवल का काम करते हैं। जो हमने बात की थी अभी कि जो प्राइमेज होते हैं जिसके अंदर डीएनए जी प्रोटीन आपकी एक्टिवेट होती है, वहां पर हम शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं इनिशिएशन के लिए, जहां पर हम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे इनिशियली। पर हमें पता है कि जो हमारा मेन जो ये अपना जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए नहीं है बल्कि डीएनए है। तो डीएनए के अंदर हम क्या नहीं रख सकते, आरएनए के मॉलिक्यूल्स वहां पर हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए उस आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हमें वहां से रिमूव करना होगा। तो उनको प्राइमर को जो वो रिमूव करने का काम करता है वो करता है आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। फिर हम बात करें कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है उसकी न्यूक्लियोटाइड ऐड करने की जो रेट है वो आप देख सकते हो। न्यूक्लियोटाइड ऐड करने की डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में सिर्फ कितनी है, 20 न्यूक्लियोटाइड आपका ऐड कर सकता है, जबकि यह कितनी न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है, लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड ये आपके पर सेकेंड ऐड, सॉरी यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये पर सेकेंड है ना, तो पर सेकंड ये लगभग 40 न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, ये सिर्फ 20 न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, जबकि ये लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड आपके पर सेकंड ऐड कर सकता है। तो इसकी इसी एक्टिविटी के कारण, यानी इसकी जो रेट होती है ये बहुत ज्यादा होती है, इसी कारण ये क्या होता है आपका मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन कैसे स्टार्ट होता है, सॉरी हाँ, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसे स्टार्ट होता है। तो जैसे हम बात करें, ये आपके पास में है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम में मैंने आपको बताया था कि जो साइट होती है जहां से हम क्या करेंगे, रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, यानी रेप्लिकेशन जहां से इनिशिएट होता है वो साइट आपकी कहलाती है यहाँ पे ORIC, जो लगभग कितने बेस पेयर की होती है, 245 बेस पेयर इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने माना कि मेरे पास में इस सर्कुलर क्रोमोसोम के अंदर ये वाला जो मेरा पार्ट है, यहाँ पे मेरी क्या प्रेजेंट है, ORIC प्रेजेंट होती है। अब इस ORIC को मैं पर्टिकुलरली साइड में ले लेती हूँ, जैसे मैंने बताया ये मेरा रीजन है जो क्या कहलाएगा, ORIC। इस ORIC को हम क्या कर लेंगे, अब जैसे मैं कहूँ कि मैंने इसको यहाँ ले लिया, अब मैं इसको थोड़ा स्ट्रेट बना देती हूँ ताकि चीजें हमारी समझने में थोड़ी क्या हो जाए, ठीक रहे। अब मैं आपको इस ORIC रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने बताया आपको ये 245 बेस पेयर से मिलके बनी होती है। इसके अंदर आपको कुछ 13 मर सीक्वेंस और कुछ 9 मर सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। जैसे ये हो गए आपके 13 मर सीक्वेंस और ये हो गए आपके 9 मर सीक्वेंस। यहाँ पर आपको 9 मर सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, लगभग 5 कॉपीज, और यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं 13 मर सीक्वेंस।
अब सबसे पहले ये जो मर सीक्वेंस क्या है इन चीजों को समझते हैं। यानी यहाँ पर आपको जो ये मैंने जो बॉक्स बनाए हैं, इन बॉक्सेस में आपको जो सीक्वेंस मिलेगा वही यहाँ पर मिलेगा, फिर यहाँ जो मिलेगा वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर रिपीटेड होता है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 13 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या नाम दे दिया, 13 मर्ज सीक्वेंस नाम दे दिया। फिर मैं बात करूं अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर लगभग आपको क्या होते हैं, 9 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, जिनके लगभग हमें शायद देखने को मिल सकती है 5 जगह पर हमें ऐसे सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, 9 मर्ज सीक्वेंसेस कहते हैं। क्या बताया मैंने कि डीएनए के अंदर जहां आपकी ORIC थी वहां पर आपको 13 मर्ज सीक्वेंस और 9 मर्ज सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। 13 मर्ज सीक्वेंस जो होते हैं वहां पर आपको 13 न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीटेडली जो सीक्वेंस है वो आपको बार बार यहाँ पर दिखाई देते हैं, और ये जनरली आपके AT रिच रीजन होते हैं। मतलब यहाँ पर आपको ATTTAAAGC नंबर जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और ये आपका 9 मर्ज सीक्वेंस है। यानी कि जैसे यहाँ पर कोई 9 सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, वो इस बॉक्स में प्रेजेंट है, सेम एज इट इज सीक्वेंस आपको यहाँ देखने को मिलता है, फिर वो ही यहाँ, फिर ये वही यहाँ। यानी कि इन 5 कॉपीज में आपको सेम न्यूक्लियोटाइड के नंबर, 9 न्यूक्लियोटाइड के नंबर में यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिपीटेड सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। ये रिकॉग्नाइज साइट होती है आपकी डीएनए की, जो अभी हमने प्रोटीन्स देखी थी उनको यहाँ पे रिक्रूट करने की। तो अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो जो हमने बात की अभी, ये 9 मर्ज सीक्वेंस आपका, और ये हो गया आपका, जैसे मैं बात करूं ये वाला आपका 9 मर्ज सीक्वेंस है, और ये आपका है 13 मर्ज सीक्वेंस। अब हम बात करें रेप्लिकेशन इनिशिएशन की, तो रेप्लिकेशन के अंदर आपको जो इनिशिएशन होता है, मतलब जो प्रोकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन होता है आपका, उसके अंदर आप क्या देखोगे कि मेजरली 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कहलाता है इनिशिएशन, मतलब इस चीज को स्टार्ट करना, ठीक है। फिर दूसरा होता है अपना इलोंगेशन, और जो तीसरा है आपका वो कहलाता है आपका टर्मिनेशन। ठीक है, यानी इनिशिएशन स्टार्ट करना, एलोंगेशन उसका दीर्घीकरण करना, और टर्मिनेशन मतलब इस प्रोसेस को एंड कर देना या फिर टर्मिनेट कर देना। तो ये प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, तीन रेप्लिकेशन के अंदर आपको तीनों फेजेस दिखाई देती है, जिसके अंदर सबसे पहले इनिशिएशन आता है, फिर इलोंगेशन, और फाइनली आता है आपका टर्मिनेशन। अगर हम बात करें सबसे पहली प्रोसेस की या सबसे पहले स्टेज की, तो वो होती है आपकी इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से स्टेप्स देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपका ORIC था, यहाँ पर सबसे पहले रिक्रूट होती है आपकी डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन, मैंने बताया था कि डीएनए ए प्रोटीन आपकी रिकॉग्नाइज करेगी 9 मर्ज सीक्वेंस को। जो बार बार रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, ये इसके लिए क्या करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन साइट की तरह काम करते हैं। जैसे डीएनए ए प्रोटीन यहाँ पे गई, तो जैसे मैंने बता दिया कि डीएनए ए प्रोटीन यहाँ पे जाके आपके बाइंड हो गई। फिर मैं बात करूं कि इसके बाद में डीएनए बी के बाद में आती है आपकी डीएनए सी प्रोटीन। और डीएनए सी प्रोटीन का काम क्या होता है, डीएनए सी प्रोटीन जो होती है आपकी, ये क्या करती है, हेलिकेज लोडर की तरह काम करती है। फिर हम बात करें डीएनए सी के रिक्रूटमेंट के बाद में आती है आपकी डीएनए बी प्रोटीन। डीएनए प्री प्रोटीन क्या है आपकी, एक हेलिकेज है, जिसका काम क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना। ठीक है, डीएनए ए प्रोटीन आपके 9 मर्ज सीक्वेंस पे होती है, जबकि डीएनए बी प्रोटीन आपके 13 मर्ज सीक्वेंस से जाके बाइंड होती है। फिर मैंने कहा था कि डीएनए बी डीएनए बी प्रोटीन जो होती है आपकी, यहाँ पे क्या होता है, AT रिच रीजन होता है। और तुम्हें पता है कि एडेनिन के साथ में जब इस यहाँ पे AT रिच रीजन है, मतलब यहाँ पे एडेनिन है, तो इसके यानी यहाँ अगर मैं एडेनिन की बात करूँ, यहाँ पर जैसे ये सीक्वेंस अगर मैंने माना कि ये है ATTTAAGC, फिर यहाँ पे TA, ठीक है, और फिर यहाँ इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, TATAA, फिर ये ATTCG। ये वाला सीक्वेंस हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देते हैं, जबकि एडेनिन और थाइमीन के बीच में
एडेनिन और थाइमीन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाई देते हैं। फिर तुम्हें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से जब हम हाइड्रोजन ब्रेक करने की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड को तोड़ने में हमें कम एनर्जी लगेगी कंपैरेटिवली अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को वहां से ब्रेक करते हैं, इसलिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड हो। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका एटी रिच रीजन सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। और फिर मैं आपको बता दूं कि डीएनए ए प्रोटीन का जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे होता है ये भी क्या होता है, एटीपी डिपेंडेंट होता है, यानी कि जब भी आपके डीएनए ए प्रोटीन यहाँ पे आके बाइंड होती है तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया? यानी सबसे पहले आपने क्या देखा कि डीएनए ए प्रोटीन आके यहाँ पे 9 नंबर सीक्वेंस से बाइंड हो जाती है, फिर डीएनए ए प्रोटीन किसको रिक्रूट करती है, डीएनए सी प्रोटीन को, तो और फिर डीएनए सी किसको कर देगी, डीएनए बी को। तो अगर हम बात करें कि आपका जो सीक्वेंस होता है ये वो कैसे हो गया, डीएनए ये हो गया आपका डीएनए ए फिर सी और बी, इस सीक्वेंस में आपका इनिशिएशन स्टार्ट होता है। फिर जैसे ही बी क्या करेगा, आपके ये जो डीएनए था इसको यहाँ से खोलना स्टार्ट करेगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये मेल्टिंग स्टार्ट होती है आपकी 13 से। ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर टूट गए, यहाँ पर फिर आपके इधर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गई, आपकी मेल्टिंग स्टार्ट हो गई ना। अब मेल्टिंग किसकी हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको एक प्रोटीन होगी और उस प्रोटीन का नाम हमने लिया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। के बाद में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही डीएनए स्ट्रैंड फ्री होते हैं तो फ्री होने के बाद में यहाँ पर आपको एक बबल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो इसको हम कह देते हैं रेप्लिकेशन फोक। ठीक है। फिर उसके बाद में मैं बात करूं तो जैसे ही ये डीएनए के स्ट्रैंड फ्री होते हैं तो यहाँ पे आके आपकी बाइंड हो जाती है एसएसबी प्रोटीन। तो डीएनए एसीबी के बाद में आपकी कौन सी प्रोटीन आके बाइंड होगी, यहाँ पर एसएसबी प्रोटीन यहाँ पे आके बाइंड होती है। एसएसबी का पूरा नाम होता है आपके सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। इसका काम क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये डीएनए को वापस से रीएनिल होने से रोकती है, यानी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बने इसके लिए क्या कर देगी, ये इसको यहाँ पर जोड़ देती है। फिर हम इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो आपने क्या देखा कि आपके आ गई डीएनए ए प्रोटीन, फिर सी प्रोटीन, बी प्रोटीन, उसके बाद में रिक्रूट हो गई आपकी एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन के बाद में हमारा आता है डीएनए जी। डीएनए जी क्या करेगा, आपके प्राइमर ऐड करता है, किसकी हेल्प से, यहाँ पे आएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि जैसे ये आपका क्या बन गया था, रेप्लिकेशन फोक बन गया था, जिसे आप बबल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये आपका 5 to 3 डायरेक्शन में था और इधर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला 5 to 3 डायरेक्शन वाले दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है। इधर से मैं इन्हें जोड़ देती हूँ। फिर मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए के अंदर आपका रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स में वो बाई डायरेक्शनली होता है, यानी कि दोनों साइड से इनका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब जैसे हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट यहाँ से हुआ था तो ये इस साइड भी रेप्लिकेशन होता है और इस साइड भी इसका रेप्लिकेशन आपको देखने को मिलता है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा और जैसे ये ऐसे है आपका। तो यहाँ पे अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का हम यहाँ पे रेप्लिकेशन करवाएंगे तो ये यहाँ पे इस साइड जा रहा है जबकि ये वाला इस साइड आ रहा है। ठीक है। फिर हम यहाँ देख लेंगे कि ये यहाँ पे सिंथेसिस इसका कैसे स्टॉप होता है वो हम आगे ध्यान देखेंगे। फिर यहाँ पे भी सेम इस स्टैंड पे भी रेप्लिकेशन हो रहा है और इस स्टैंड पे भी क्या हो रहा है, आपका रेप्लिकेशन चल रहा है। तो आप क्या देखोगे कि इस स्टैंड पे ये जो आपका साइट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो इसके साइड में आप देखो तो यहाँ 5 प्राइम से 3 प्राइम मिलेगा आपको और इधर 3 प्राइम में तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 5 प्राइम मिलेगा। फिर आपको पता है कि पोलीमराइजेशन की जो डायरेक्शन होती है हमेशा, या सिंथेसिस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा 5
5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर हमें 3 प्राइम देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ हम 5 प्राइम से क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन। अब ये इनिशिएशन जो है हमने देख चुका कि मतलब इनिशिएशन कहाँ तक है कि प्राइमर के यहाँ पर आरएनए के पॉलीमर यहाँ पर जुड़ेंगे आपके, तो यहाँ पे क्या हो गया, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है आपकी इनिशिएशन। इसमें आप क्या देखोगे कि आरएनए पॉलीमरेज जुड़ने के बाद में कुछ दूर और जाओगे तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था लगभग 50 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड होते हैं। 50 न्यूक्लियोटाइड जैसे ही ऐड होते हैं उसके बाद में आपका आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ आ जाएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से आगे के जो न्यूक्लियोटाइड है उनको सिंथेसिस करने का काम करता है। तो जैसे ही डीएनए न्यूक्लियोटाइड यहाँ अपने ऐड करने लगता है डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे आगे इलोंगेशन स्टेज। तो इलोंगेशन स्टेज में हम क्या देखेंगे कि ये पूरा का पूरा डीएनए यहाँ पर क्या होता जाएगा, सिंथेसिस होता जाएगा।